पार्क में बेंच पर बैठा मैं गुनगुनी धूप के उतार चढ़ाव देख रहा था। अपने जीवन के भी 60 बसंत तो देख भी चुका था अब तक, और उनमें आए बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेखक हूँ, मुझे तो हर गली, हर मोड़, हर रास्ते पर कोई न कोई कहानी मिल ही जाती है। ऐसे ही किस्से कहानियों की तलाश में अपना झोला, अपनी किताबें उठाए निकल आया हूँ आज भी। घर के नज़दीक ही ये पार्क है। रमा को बोल आया हूँ घर पर कि दोपहर के खाने तक तो आ ही जाऊँगा। थोड़ा धूप सेक आता हूँ जरा पार्क में। धूप अब मेरी हथेलियों पर आ बैठी थी। थोड़ी सी गुनगुनाहट मुझे अपने पोरों पर महसूस हुई तो मुट्ठियाँ भींच ली मैंने। इस समय वैसे पार्क में भीड़ तो होती नहीं है, बस कुछ बुजुर्ग ही होते हैं, नहीं तो बच्चे स्कूल में और बाकी सब अपने काम पर। मेरी बेंच के पास ही कुछ दूरी पर एक 20-22 साल का लड़का बैठा था। इस समय अकेला। इस उम्र के बच्चे होते कहाँ हैं अकेले। बिखरे हुए से बाल, बार बार फोन लगाता कहीं और फिर हताश हो जाता। मायूसी और चिड़चिड़ाहट उसके हाव भाव में साफ देख पा रहा था मैं, अपने मोटे से चश्मे के पीछे से भी। उसकी मनोदशा समझने की कोशिश में लगा था मैं कि क्या हुआ होगा। उसने अब अपना सर घुटनों के बीच में टिका लिया था। जाने क्यों मैं उठा और उसके पास ही बैठ गया। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान से लग रहे हो? अरे सब ठीक तो है ना? मैंने पूछा तो उसने अपना सर ऊपर उठाया, मुझे देखा और फिर से नीचे टिका लिया घुटनों पर। जी सब ठीक है अंकल, थैंक यू। पर उसके चेहरे और आंखों के हाव भाव इतने सहज नहीं थे। बेटे मैं तो अनजान हूँ, जानता भी नहीं हूँ तुम्हें, पर इतना जानता हूँ कि मन की तकलीफ को अंदर नहीं रखते हैं। अरे बताओ तो सही, घर पर माँ बाप से लड़कर आए हो लगता है। मैंने थोड़ा जोर देकर पूछा तो एक लंबी सी चुप्पी छाई रही। मैं और मिताली पिछले 4 साल से रिलेशन में थे, एक दूसरे के साथ थे, प्यार करते थे हम कॉलेज टाइम से ही। पर अब कुछ दिनों से वो मुझे इग्नोर करने लगी है। कहती है राहुल अभी तक तो हम बच्चे थे, जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। वो अमेरिका जा रही है पढ़ने, ये ब्रेकअप ही है, मैं जानता हूँ। कहते कहते उसकी आंखों में दुख और जैसे नफरत के मिले जुले भाव देखे मैंने। सच्चा प्यार अगर तुम करते हो तो जाने दो, रोक तो नहीं सकते ना। इस उम्र का दौर है, गुजर जाएगा, कुछ भी ठहरता नहीं है बेटे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी तो मेरा हाथ बड़ी बेरुखी से हटा दिया उसने। अंकल आप नहीं समझोगे, मैं क्या कहूँ अब आपसे। ये आपका पुराना जमाना नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। माना के प्यार का अंदाज बदल गया हो, पर भाव और एहसास सच्चे प्यार के एक से ही होते हैं। और एक बात कहूँ, प्यार, सच्चा प्यार तो एक तरफा ही होता है बरखुरदार, जहाँ अटूट चाहत होती है बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। अरे जहाँ 2 तरफा मोहब्बत हुई, दिल दिया बदले में दिल लिया, वो तो सौदा हुआ ना। कहकर मैं धीरे से उसे देखकर हंस दिया। देखो मैं एक लेखक हूँ भाई, कहानीकार। एक प्रेम कहानी सुनोगे अगर समय है तुम्हारे पास? मैंने पूछा तो उसे शायद कुछ भरोसा सा हुआ मुझ पर। एक 60 साल के व्यक्ति से प्यार मोहब्बत की बातें सुनकर थोड़ा उत्सुक भी लगा वो मुझे। उसने गर्दन हाँ में हिला दी थी और नजरें मुझ पर गड़ा दी। तो ये बात शुरू होती है 80s के दौर में, बरेली की गलियों से। वो एक बिखरा उलझा हुआ बेतरतीब सा लड़का,
जिसके सपनों का, ख्वाहिशों का कोई ठौर ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि आगे क्या करना है। आज में ही जीने वाला वो अल्लड़ सा मनमौजी। पर उस दिन, उस एक पल में वो बदल सा गया था, जैसे ठहर गया था उस खुली खिड़की के आगे, जब उसने बारिश की हल्की हल्की बूंदों के पीछे उसे देखा था। उसके खुले बिखरे बाल गीले चेहरे पर चिपक आए थे। कौन है ये? पहले तो अपने मोहल्ले में इसे कभी नहीं देखा। राघव अपनी छत पर खड़ा सामने वाले घर की तरफ देखकर सोच ही रहा था कि माँ ने आवाज लगा दी, अरे राघव, इतनी देर लगती है क्या? छत पर से कपड़े उतार कर लाने को कहा था, भीग जाएंगे। खैर, नीचे आकर बातों ही बातों में पता लगा लिया मैंने कि सामने वाले त्यागी अंकल जी के यहाँ नए किराएदार आए हैं, और त्यागी अंकल जी का बेटा सुनील, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मन ही मन सोचकर मैं इतना खुश, मानो आज तो पूरी कायनात ही मेरी हो गई हो। शाम से वो रात और फिर अगला दिन इसी इंतजार में कटा कि कॉलेज में सुबह सुनील से पूछूंगा उसके बारे में। मैं कभी भी कॉलेज इतना जल्दी और टाइम से नहीं पहुंचा था पहले। क्लास में पहुंचकर मैं तो भूल ही गया सब कुछ। सामने सीट पर वही लड़की बैठी थी, सफेद रंग के सलवार सूट में, ऐसे मानो अनछुए बादल का एक टुकड़ा। मैं सुनील के पास जाकर बैठ गया। मुझे नहीं पता कि बॉटनी के उस पूरे लेक्चर में क्या पढ़ाया कुसुमलता मैम ने, और जैसे ही पीरियड खत्म हुआ और मैम गई, वो तो उठकर मेरी ही तरफ आ रही थी। मेरा दिल, सच मानो, इससे पहले तो कभी इतना तेज नहीं धड़का था। राघव, इससे मिल, ये सिया है, हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में आए हैं। वैसे तो ये लोग जयपुर से हैं, पर सिया के पापा का ट्रांसफर हुआ है यहाँ, तो यहाँ आ गए। सुनील ने हम दोनों का परिचय करवाया। और सिया, ये राघव, अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हमारे ही मोहल्ले में रहता है, और कमाल की बात यह है कि बहुत कमाल का लिखता है। कविताएं, शेर व शायरी, हमारे कॉलेज में ड्रामा हो या थिएटर परफॉर्मेंस, राघव के बिना कुछ नहीं होता। अरे स्क्रिप्ट राइटर यही तो है हमारा। अच्छा, उसने ऐसे कहा कि बेख्याली में चंद लाइनें मैं कहने से रोक नहीं पाया खुद को। अभी कल ही तो मिली थी ख्वाबों के मोड़ पर वो, भीगा था रात भर में, बरसी थी रात भर वो। जादू है एक ऐसा जो मैं ही जानता हूँ, उसको छुए बिना भी उसे गले लगा लूं। दीवानगी के ये आसार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा। वाह, ये तुमने लिखा है? उसने पूछा तो मुस्कुरा दिया मैं। नहीं, ये तो मनोज मुंतशिर जी ने लिखा है, पर हमारा लिखा सुनना है तो कल आप कॉलेज के नाटक हॉल में आइएगा मोहतरमा। माइथोलॉजिकल प्ले की प्रैक्टिस चल रही है, शकुंतला का प्रेम, देखना आप, मैंने कहा। तो उसने जवाब दिया, सिर्फ देखने या सुनने ही क्यों, अगर हो सके तो एक रोल मैं भी करना चाहूंगी। इससे पहले भी अपने कॉलेज में पार्टिसिपेट करती रही हूं मैं। अगले दिन का वादा और वो चली गई थी, पर मेरे आसपास से कहाँ जा पाई थी। रह गई थी वो मेरे आसपास ही, एक खुशबू की मानिंद, जैसे किसी सूरजमुखी के फूल के खिल जाने पर धूप रह जाती है उसकी चमकीली पीली पंखुड़ियों में। अगले दिन नाटक का पहला भाग चल रहा था। शकुंतला के मेन किरदार के लिए हमने सिया को भी एक मौका दिया। आज की प्रैक्टिस का पहला सीन, शकुंतला और राजा दुष्यंत का पहली बार मिलना। शकुंतला, राजन, आप कौन और किसकी खोज में यहाँ जंगल में आए हैं? मैं ऋषि कण्व की पुत्री शकुंतला। ये सिया का डायलॉग था। और सुनील राजा दुष्यंत के किरदार में, मैं राजा दुष्यंत ऋषि कन्या। नहीं यार सुनील, ऐसे नहीं,
सीन को बीच में ही काटते हुए राघव ने कहा, सिया तुमने तो कमाल किया, पर सुनील शकुंतला से पहली बार राजा दुष्यंत मिल रहे हैं, ये थोड़ा और गहराई से कर। अच्छा देख, मैं करके दिखाता हूँ। कहकर सीन फिर से शुरू हुआ और जैसे सचमुच वहां राजा दुष्यंत और शकुंतला ही हो, मानो दो सच्चे प्रेमी। और उनके गंधर्व विवाह वाले सीन में जब राघव ने अंगूठी सिया को पहनाई तो उसके लिए वो अभिनय नहीं था, वो तो सबसे बड़ा सच हो गया था जीवन के उस मोड़ पर। नाटक की रिहर्सल के दौरान मैं और सिया बहुत अच्छे दोस्त और उससे भी कहीं ज्यादा हो गए थे शायद। एक दिन सिया की बॉटनी की कॉपी ली मैंने, कुछ नोट्स कॉपी करने थे। पन्ने पलटते पलटते मेरी नजरें सबसे पीछे के पन्नों पर लिखे कुछ शब्दों पर जाकर ठहर गई थी। अल्फाजों में कहूँ मैं अपनी मोहब्बत कैसे, अल्फाजों में कहूँ मैं अपनी मोहब्बत कैसे, जज्बात ही बेहिसाब हैं। हर बात को अल्फाजों के दायरों में बांधना मुमकिन नहीं, सुन लिया करो ना मेरे बिना कहे ही। और नीचे एक लाल दिल के साथ लिखा था, तुम्हारी सिया। मेरे और सिया के बीच इस अनकहे प्यार का सिलसिला पूरे 2 साल तक चला। वो बरेली बीएससी सेकेंड ईयर में आई थी, जाने कब 2 साल पूरे भी हो गए और बीएससी खत्म। ये वो मोड़ था जहां से मैं, सुनील और सिया हम तीनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े थे। मैं एमसीए करने दिल्ली आ गया और सुनील मर्चेंट नेवी में चला गया। सिया ने वहीं से एमएससी पूरी की अपनी। खतों के जरिए कभी कभी हालचाल मिल जाता था एक दूसरे का, या जब कभी होली दिवाली किसी त्योहार पर मैं घर आता बरेली तो सुनील के घर अंकल आंटी से मिलने के बहाने सिया को भी देख आता था। मेरा एमसीए पूरा होने को ही था, लास्ट सेमेस्टर बाकी था बस कि एक रोज सुनील की चिट्ठी आई और साथ में शादी का कार्ड, सुनील और सिया की शादी का कार्ड। मुझे समझ ही नहीं आया क्या था ये, धोखा या सिया की बेवफाई। एक ही पल में दोस्त और मोहब्बत दोनों छूट गए मुझसे। ऐसा क्यों किया मेरे साथ सुनील और सिया ने। एक दिन अपने घर गया था बरेली तो पता चला सुनील मर्चेंट नेवी में बहुत अच्छा रुतबा है उसका। सिया के लिए इससे अच्छा रिश्ता कहाँ मिलता भला उसके माँ बाप को। इसीलिए मुझे छोड़ सुनील को चुन लिया उसने। मेरा मन उन दोनों के लिए नफरत से भर गया था। प्यार एक तरफा हो तो उतना नहीं खलता है, नहीं लगता है बुरा उसका ना चाहना भी, पर उसका किसी और का हो जाना कहीं गहरे तक एक घाव छोड़ जाता है। 1 साल बाद मुझे अमेरिका से एक जॉब ऑफर आया और मैं चला गया। एक बार दिवाली पर इंडिया आया था मैं। सुनील को पता चला कि मैं घर आया हूं तो वो मिलने चला आया। मैं छत पर था। राघव, अच्छा हुआ इस बार तू मिल ही गया। अरे बात क्या है, ना ही तू शादी में आया और ना ही कभी कोई कांटेक्ट रखा। सुनील, ये बात तू कह रहा है मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने के बाद। सिया मेरा पहला प्यार, मेरी पहली चाहत थी। मैंने आज बरसों से दबी सारी नफरत निकाल दी थी। राघव, क्या तूने कभी कहा सिया से, या उसने तुझसे कहा कि वो तुझे प्यार करती है? वो हमेशा से मुझसे प्यार करती थी और मैं उससे, पर जब तक किसी लायक नहीं बन जाता मैं सोचा हम किसी को नहीं बताएंगे। उसने तुझे कभी उस नजर से चाहा ही नहीं था राघव। तू अपनी उस अनकही चाहत के लिए मुझे या सिया को दोषी कैसे ठहरा सकता है? कहकर वो चला गया। पर जाने क्यों उस रात मैं बहुत सुकून से सो पाया था। बरसों बाद मेरे मन में जमी कड़वाहट धुल गई थी। शायद मेरी दुआओं में ही कमी रह गई होगी, या मेरे इश्क में ही इतनी ताबीर नहीं होगी, नहीं तो उसका दिल जरूर धड़का होता। जिंदगी में पहले प्यार का गुलाबी रंग ना सही,
पर समय के साथ साथ मुझे अपना इश्क वाला लाल रंग फिर से मिल गया था। तो राहुल, बताओ भाई, कैसी लगी ये कहानी? 80s के दशक की उस प्रेम कहानी से मैंने राहुल को वर्तमान में लाते हुए पूछा। अंकल, बहुत ही बढ़िया थी। तो फिर राघव ने शादी कर ली? वो भूल गया सिया का प्यार, अपना पहला प्यार? बेटे, जिंदगी में सिर्फ एक ही तो रंग नहीं है। वो रंग शायद राघव के हिस्से का रंग था ही नहीं। मैं तो तुमसे भी यही कहना चाहूँगा, बड़ा होने के नाते, कि बसंत लौटकर फिर आएगा। बस जो तुम्हारा है ही नहीं उसको जाने दो। और लो, ये मेरी लिखी किताब मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, कहकर मैंने अपने झोले में से निकालकर वो किताब राहुल को थमा दी और घर की तरफ चल पड़ा। 1 बज आया था। रमा दोपहर के खाने पर राह देखती होगी। राहुल किताब उलट पलट कर देखने लगा। किताब का नाम था चाहत अनकही सी। वही कहानी थी जो उन्होंने मुझे सुनाई थी। अरे, उनका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, राहुल बुदबुदाया। फिर किताब पर नजर गई। लेखक का नाम था वहां, राघवेंद्र शर्मा। इस कहानी का राघव। राहुल उन्हें जाते जाते दूर तक देखता ही रह गया। बस ये कहानी यहीं तक।